मेरा सिर्फ इतना ही कहना है युवाओं से, छात्रों से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस डिबेटिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों से कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें उठाइए। राज्य सत्ता बहुत सारे काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, हर रोज उन पे नुक्ताचीनी करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उनके पास ज्यादा खतरे हैं, उनको कौन सा काम कब करना है इस पे छोड़ दीजिए। हां, जब कोई राष्ट्र का मुद्दा हो, जैसे राम मंदिर राष्ट्र का मुद्दा था, किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं था। और राम का मुद्दा सिर्फ मंदिर तक नहीं था, मैं फिर कह रहा हूं। और जिन मुसलमान आतंकवादियों ने, जिहादियों ने राम का मंदिर तोड़ा था, जिन्होंने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था, उसकी जगह बदली थी, जिन्होंने मथुरा में मस्जिद बना दी है भगवान कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, उनका यह कतई एजेंडा नहीं था कि इस देश में मस्जिद बनाने की कमी पड़े। उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक समाज के मान सम्मान को अपने जूते से कुचला था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो। और ये जो यहां जो उनकी नाजायज औलादें अपने आप को क्लेम करती हैं, टेलीविजन पे बैठ के औरंगजेब को वली अल्लाह कहती हैं, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। ये 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बन रहा है, ये मंदिर इसलिए नहीं है कि पूजा करने की कोई जगह नहीं है या भगवान राम के टेंपल कम पड़ रहे हैं। इसका बनना इसलिए जरूरी था और इसका टूटना वैसे ही जैसे टूटा जरूरी था। जब किसी कौम के मान सम्मान को आप चोट पहुंचाएं और तो वो कौम अपने पुरुषार्थ तक को भूल जाती है, उसमें लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मानसिक तौर पर यह मान लेती है कि हम कमजोर हैं। अगर 6 दिसंबर 1992 न हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किस पे सुनाती? इसलिए यह सभ्यताओं का दौर है। इतिहास में की गई गलतियां सिर्फ कोई पूजा पद्धति का मामला नहीं है। मैं मानता हूं हजारों साल के इतिहास से भारत के लोगों का और सनातनियों का मान सम्मान जुड़ा है, इसलिए इसकी भव्यता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुनिया देखे। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कहीं ये सेकुलरिज्म नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। जिनको सत्ताओं को सेकुलरिज्म करना है वो करें, उनको पूरी छूट है। लेकिन ये छोटे छोटे संगठन जो ठेका लेके बैठे हैं, उनको सेकुलरिज्म करने ये समाज नहीं देगा। आपको अपनी बेटी की शादी किसी से करनी है, करिए, अपने घर में रखिए अपना सेकुलरिज्म, लेकिन समाज की ठेकेदारी करके कि कोई मिट्टी लाएगा, कोई पानी लाएगा, जिसको लाना है लाए, बाहर रख दे, हो गया। ये 2020 का भारत है, दोबारा से कंफ्यूज मत कीजिए। ऐसे ही लोग रहे होंगे। ये दिल जीतने की बात गांधी जी ने 1920 में की थी, 27 साल बाद भारत बट गया था। जब लाशें बटी थी तो गांधी जी चले गए थे। कहीं रोते हुए मुझे नजर नहीं आए, कोई तस्वीर नजर नहीं आई जब देश बट रहा था। तो वैसे उनको हर बात की बात पता थी कि इतिहास में नेहरू क्या कर रहे हैं, पटेल क्या कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने भी धरने पे बैठ गए, अंबेडकर के सामने भी धरने पे बैठ गए, लेकिन जिन्ना के सामने धरने पे गांधी तुम क्यों नहीं बैठे? नेहरू के सामने क्यों नहीं बैठे कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा? बल्कि जब देश बांटने की साजिश चल रही थी तब आपने एक बयान दिया था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तो गांधी जी, आपको पता था कि देश बट रहा है, तो आपने क्या किया? देश बट गया, 21 लोग मर गए। लेकिन आपके वारिसों ने, जो आपके नाजायज वारिस हैं, जिन्होंने आपका नाम लेकर के इस देश पे राज किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें ये आजादी बिना खड़क, बिना ताल, बिना हथियारों के अहिंसा से मिली है। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के फौजी लड़ते हुए गोलियों से मरे। लाखों अनगिनत लोग मारे गए।
चाहे पंडित चंद्रशेखर हो, चाहे राज मंगल पांडे हो, ये तमाम सारे लोग हिंसक नहीं थे। ये जलियांवाला बाग नॉन वायलेंस का इसलिए मैंने कहा झूठ को झूठ कहिए, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी करता हो तब भी कहिए, अगर आप का कन्विक्शन है आप उसे साबित कर सकते हैं। डरिए मत। और आप प्रोफेसर आनंद रंगनाथन को पढ़िए, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अपने हिस्से में वो मिलेगा जो आपके हिस्से में लिखा हुआ है। कोई दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ये चप्पल उठाने से, किसी का दिल जीतने से दुनिया में कोई बड़ा नहीं हुआ। ताकतवर होने का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने से कमजोर पे अन्याय मत कीजिए। लेकिन कोई आप पे अन्याय करे उसे भी मत होने दी, उसका प्रतिकार कीजिए। ये जो डायल बनाया गया है कि देखिए पावरफुल लोग जो हैं वो अरे भाई पावरफुल लोग बने हैं। दुनिया में एक ही कौम है जो पावरफुल इसलिए बनी है कि उसने कभी किसी का घर नहीं लूटा, देश नहीं लूटा, किसी को मजहब के नाम पर कन्वर्ट नहीं किया, अपनी गिनती नहीं बढ़ाई। हर भगवान देवी देवता के हाथ में हथियार है। जब उठाया, जब उस राक्षसी मानसिकता ने धर्म के खिलाफ हथियार उठाया तो उसको समाप्त करना भी आपका धर्म है। आप युवा हैं, छात्र हैं, आप तर्कों से, किताबों से, लॉजिक से, रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिस फ्रंट पे फौज नहीं लड़ सकती, जिसका जिक्र मैंने शुरू में, बिपिन रावत जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी हैं, उन्होंने सही आकलन किया। जैसे ही उन्होंने ये आकलन किया, कुछ जिहादी मक्कार टेलीविजन पे आ गए, देखिए भारत की फौज जो है, फौज वो है, वो राजनीति कर रही। राजनीति नहीं कर रही। भारत की फौज भारत के सनातनी फौजियों को यह बता रही है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, ये अरफुद्दीन शरफुद्दीन टाइप के, ये रहमानी शैतानी, ये अकरम, ये तमाम जो आते हैं, ये ही सबसे बड़े खतरनाक हैं। इनका मुकाबला चौराहों पे, सड़कों पे कीजिए, उन वामपंथियों का कीजिए जो आपको अभी भी अफीम की तरह सुलाना चाहते हैं। अपने लिए तो कहते हैं कि सत्ता जो है बंदूक की बैरल से निकलती है और धर्म और मजहब अफीम है, लेकिन कानून बनाया आपने कि भाई कम्युनिस्ट जो होगा वो मंदिर नहीं जाएगा। तो बहुत सारे हमने कम्युनिस्ट देखे जो मंदिर नहीं जाने थे, लेकिन मुसलमान कम्युनिस्ट जो है वो सीपीआई के ऑफिस में नमाज पढ़ेगा तब भी वो कम्युनिस्ट है। वाह 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 वाह, अद्भुत है। उसके लिए एक साइड की दुकान है कि इसका नकाब लगा करके भी अंदर घुसा जा सकता है, लेकिन साख का ठेका आप ही को दे दिया गया है। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, दोस्तों, साथियों, ये वो विषय हैं जो आंतरिक चुनौतियां हैं। विदेशी चुनौतियां और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए सत्ताएं होती हैं, फौज होती है, सिस्टम होता है, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, वो सत्ता करती है। फौज को कब क्या करना है, कब राफेल लेना है, कब क्या जाना है, कब किससे किस निगोशिएट करना है, वो भारत का समाज नहीं तय करता। लेकिन जब भारत का समाज वाइब्रेंट होगा, राष्ट्र को बचाने की बात करेगा, तब आपके सामने उन बातों को, उन विषयों को रखना जरूरी है। लिहाजा जो आंतरिक चुनौतियां हैं वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दी। इसलिए एक एक चुनौती को भी अगर इस देश के 5-5 सनातनियों ने मुद्दा बना लिया, देखिए देश के अंदर ये जिहादी, ये भारत तोड़ने वाली ताकतें, जिन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जो ये कहते हैं पाकिस्तान से मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं,
कोई पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं गाएगा तो उठ के भाग जाता है। समाज ऐसे लोगों को चौराहों पे घेरना चाहिए। सब काम सत्ता व्यवस्था नहीं कर सकती। नहीं मैं मानता कि सत्ता का अपना एक मिजाज होता है, उसकी कुछ नियमावली होती है, लेकिन आज संविधान के अंदर पे बहस होनी चाहिए कि 76 में जब ये सेकुलर हो गया तो फिर 1993 में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना और 2006 में फिर ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी। क्या ठाकुर का, क्या ब्राह्मण का, क्या कायस्थ का, क्या दूसरी जातियों के बच्चे गरीब नहीं होते? क्या उनको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है? क्या उनको मदद की जरूरत? हाँ, अगर कोई आप कमीशन ये बनाते कि गरीब के बच्चे के लिए बनेगा तब तो समझ में आता। लेकिन कुछ लोगों का, क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं इसलिए सब कुछ जस्टिफाई है, उनका आतंक भी जस्टिफाई है, उनका जिहाद भी जस्टिफाई है, इसलिए उनको अपीज करना है। और बहुसंख्यक समाज में हैं आप, तो आपकी कोई चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बहुसंख्यक समाज है। तो इन मुद्दों पे मैं समझता हूं कि चर्चा होनी चाहिए। जिन किताबों का मैंने जिक्र किया है उनको आप पढ़ें, और ये सारी किताबें किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी। इनको पढ़ें, बातचीत करें, डिबेट करें, पब्लिक में इन बातों को रखें, तो आपको महसूस होगा कि आपका काम है पढ़ना, और पढ़ करके तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजन के साथ उन लोगों को जो इस देश के और राष्ट्र के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं उनको। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी। एक बार फिर शर्मा जी, उनकी पूरी टीम और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग एसोसिएशन को मैं मुबारकबाद देता हूं। मुझसे बेहतर, मुझसे बहुत अच्छे और दूसरे विषयों के ज्ञाता लोग हैं, उनको बुलाएं। ये दौर है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुनें और उनकी बातों को सुन के उनकी एनालिसिस करें, और उसमें अगर कोई बात आपको कन्विंसिंग लगती है उसको लें। जो नहीं कन्विंसिंग लगती आप दोबारा कोशिश करें समझने की, उसके बावजूद भी नहीं लगती तो फिर आपको हमसे बातचीत करने का पूरा अधिकार है। आप बात करें, और हमारी कोशिश है चाहे एक ही बच्चा समझ पाए, 10 लाख 50 लाख लोग अगर इसको सुन भी रहे हैं, अगर एक भी बच्चे के मन में कोई सवाल है, कोई उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, उसको अधिकार है हमसे पूछने का। मेरा ईमेल एड्रेस है pushpendra01@gmail.com, pushpendra01@gmail.com। आप इस पे भेजें कोई भी ऐसी बात जो मैंने आपसे पिछले 1-1.5 घंटे में बोली है। अगर किसी पे भी कहीं कोई आपको डाउट है, कोई तर्क मेरा हो सकता है, आपको कंफ्यूजन में लगता हो, कुछ उसके रेफरेंस न मिलते हो, आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि मैं कोई भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, कोई राजनीतिक रैली को संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं एक पढ़े लिखे युवा को संबोधित कर रहा हूं। वो युवा जो जागरूक है, और तभी तो आपने ये डिबेटिंग एसोसिएशन बनाई है। सिर्फ आप इतनी दूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने नहीं आए हैं। डिग्री के लिए तो कहीं भी मिल जाती। आप सच में देश के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराना इतिहास, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, पूरे इतिहास में हमारा